Hello everyone, welcome to EduHabit Chani. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. देखिए, इससे पहले वाला वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए थे साइंस से रिलेटेड। उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें हमने और 30 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने इन 30 क्वेश्चंस को सिर्फ उनके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हुए हैं, उनमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस किया गया हुआ है और इसमें आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच फिनोमेना एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। सबसे पहली बात तो मिराज होता क्या है, देखो डेजर्ट में जैसे आपको दिख रहा है डेजर्ट और यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पानी नहीं होता है। ये हमें दिख रहा होता है कि हाँ डेजर्ट के सामने पानी है। ऐसा ज़्यादातर आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप हाईवे में चल रहे हैं तो आपने हाईवे में भी देखा होगा, थोड़ा सा सामने आपको दिखेगा कि हाईवे में भी पानी है। ऐसा लगता होगा, आपने कभी गौर करना गर्मियों के टाइम पे। तो ऐसा होता क्यों है, देखो ये होता है मिराज की वजह से। लेकिन ये इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, एक फिनोमेना क्या है कि किस वजह से होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है या रिफ्लेक्शन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कंफ्यूजन मत होना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, तो इसमें पूरा क्लियर रहना क्या होता है रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट बेंड हो जाती है जिस वजह से कि ऐसा दिखता है कि जितना भी उसके आसपास का जितने भी हॉट एयर होती है कोल्ड एयर होते हैं वो उससे पासेस होती है लाइटें, तो इस वजह से क्या दिखता है हमें मिराज जैसा कुछ दिखता है। इसका कारण क्या है ये याद रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्यों होता है मिराज अकर ड्यू टू या बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। आपको पता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये लाइट आई तो ये बेंड होके दूसरे मीडियम में गई हुई है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है जो पूरा ही रिफ्लेक्ट होके वापस गई है, बाउंस बैक हुई है, वो होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में अगर मिरर इमेज का अगर आएगा ऑप्शन तो उसमें क्या होगा आप बोलोगे रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लेक रिफ्लेक्शन, मिराज और लेक में आप कंफ्यूज मत होना। मिराज एक ऐसा है कि हमें लगता है कि वहाँ पे पानी है या लेक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन जो लेक होता है, जैसे आपने तालाब देखा है, तालाब में देखा होगा आपको रिफ्लेक्शन दिखती है, आपकी परछाई दिखती है। तो क्या होता है उसमें जब ऐसे प्लेन होता है, मतलब एकदम लेक एकदम शांत है, तो आपको आपकी परछाई दिखेगी। लेकिन अगर लेक क्या है, लेक अगर वहाँ पे अगर आप कोई स्टोन डाल दो तो लेक पूरा वेव में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपकी परछाई उतनी क्लियर नहीं दिखती है। तो किस वजह से होता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और तब होगा जब लेक एकदमली साइलेंटली एकदम प्लेन होगा। अगर वो वेव जा रही है उसमें अगर आप पत्थर मारो तो उस टाइम आपका नहीं दिखता। उसका अलग ही कंसेप्ट है कि उसमें क्यों दिखता है, रेगुलर मिरर होता है या इरेगुलर मिरर होता है, वो अलग चीज है, वो देख लेना। ठीक है, और डिस्पर्जन में क्या होता है, देखिए डिस्पर्जन है रेनबो का पूछा जा सकता है, रेनबो का फिनोमेना किस कारण होता है। प्रिज्म स्प्लिटिंग लाइट, मतलब जहां भी आपको लाइट का स्प्लिट दिख रहा है, 7 कलर्स में स्प्लिट दिख रहा है, तो सीधे आंसर होना चाहिए आपका डिस्पर्जन। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है लाइट का स्प्लिट किया जाता है ना 7 कलर में, और रेनबो में भी क्या हो रहा है जो लाइट है वो 7 कलर में दिख रही है। तो मतलब जहां पर भी आपको दिख रहा है 3-4 कलर साथ में दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो वो डिस्पर्जन ही होगा। सीधे उसका आंसर आप डिस्पर्जन लगा देना। रेनबो में भी स्प्लिट हो रहा है लाइट का, प्रिज्म में भी, तो वहाँ पे डिस्पर्जन। अब स्कैरेटिंग क्या होता है, स्कैरेटिंग में आपका आएगा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सनराइज सनसेट के टाइम पे हमें ऑरेंज कलर का क्यों सन दिखता है। ठीक है, हमारा जैसे हमारा डे टाइम होता है तब एकदम येलोइश दिखता है सन, तब एकदम मतलब क्लियर भी नहीं दिख पाता है, इतना ब्राइट कैसे होता है। ठीक है, ये सारे रीजन है किसके, स्कैरेटिंग के याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सा डिवाइस है जो मेजर किया जाता है। ठीक है, देखो इसका आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर ऐसा है डिवाइस जिससे क्या नापा जा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कितना प्रेशर लग रहा है उसको नापते हैं हम बैरोमीटर से। ये तो देखिए ये क्वेश्चंस में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से होता है। लेकिन आप ये जो अदर ऑप्शंस है इससे आपको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा जाएगा तो ठीक है। अगर मान लो आपको पूछा जाता कि टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा थर्मोमीटर से, इजली है। लेकिन आपसे पूछा जाता कि ह्यूमिडिटी किससे नापा जाता है, तो देखिए इससे एक क्वेश्चन से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन गए कि ह्यूमिडिटी का डिवाइस कौन सा जिससे हम मेजर किया जा सकता है, तो उसको होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, और जिससे मेजर किया जा सकता है प्रेशर ऑफ ग्लास एंड लिक्विड, किसी ग्लास में जो प्रेशर लगता है और लिक्विड में, तो उसको कैसे नापा जाता है, उसको नापा जाता है मैनोमीटर से। ठीक है, ये देख लेना इसके ऑप्शन है, ये सारे हमने ऑप्शन क्लियर कर दिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन डिसइंफेक्शन और ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जितने भी कीटाणु रहित पानी बनाना, ठीक है, वो किस केमिकल फॉर्मूले से यूज किया जाता है।
आपने देखा होगा जहाँ तक ज़्यादातर लोग जैसे जो पानी होता है उसमें कहीं इन्फेक्शन मतलब उसमें कहीं बैक्टीरिया ये सब ना हो जाए करके उसमें कुछ डाला जाता है, वो केमिकल क्या डाला जाता है? कॉस्मेटिक सोडा डाला जाता है या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है या बेकिंग सोडा डाला जाता है या वॉशिंग सोडा डाला जाता है। तो देखिए इसमें डाला जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। पानी में क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि उसमें का क्या किया जाए, जितने भी बैक्टीरिया उन सबको मारा जाए। इसमें क्या रिलीज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में? क्लोरीन रिलीज किया जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। डिसइंफेक्टेंट वाटर में क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, ये तो ईजी है। लेकिन इस क्वेश्चन से देखिए और क्या क्या बनता है। इस क्वेश्चन से आपका बनेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए CaOCl2 होना चाहिए। इतना याद करोगे आप इस क्वेश्चन का। और आपसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है जो, ठीक है, साइंटिफिक नेम ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको ये भी पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसे कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को, या कॉस्मेटिक सोडा, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। देखिए आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से कोई आइडिया नहीं मिल पाएगा कि ये है क्या। चलो आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को इस फॉर्मूले से देख के आप बता सकते हो कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, कॉस्मेटिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। तो आप अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते, फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसे कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है। कॉस्मेटिक सोडा, कॉस्मेटिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाहे आप ये याद कर लो या ये याद कर लो, अगर आपको NaOH याद होता तो आप कर देते हाँ NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका होगा? कॉस्मेटिक सोडा। आप दोनों नहीं कर सकते, एक चीज तो जरूर याद करना कि कॉस्मेटिक सोडा को NaOH कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3। ये बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन खाली इतना सा था कि वाटर को साफ करने के लिए, जिसमें कीटाणु रोहित बनाने के लिए क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल। लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कॉस्मेटिक सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, इनके फॉर्मूले के नेम। ठीक है, कॉस्मेटिक सोडा कहाँ यूज किया जाता है? सोप मेकिंग में किया जाता है। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा मम्मी लोग जैसे क्या करते हैं, खाने वाने में कुछ हैवी चीज बना देते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा है एंटासिड करके कि एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ ना जाए करके। वॉशिंग सोडा, ये तो आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा लॉन्ड्री में या वाटर सॉफ्टनिंग में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज पॉसिबल बाय अ मूविंग बॉडी? मूविंग बॉडी में कौन सी एनर्जी लगती है? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। देखिए पहले तो हम ऑप्शन ही हटा देते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी लगेगी या पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी तभी लगती है जब कोई क्या है, वो मूव नहीं कर रहा हो। तो हमारा क्या होगा? इसका आंसर वैसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी नहीं होगा अगर कोई भी मूविंग चीज का मिल रहा है। अब ये देखो, यह पोटेंशियल एनर्जी कब लग रहा है? जब ये क्या कर रहा है, ये जो है तीर को खींच रहा है यहाँ पर तक, यहाँ पे जो इसने स्टे कर रखा है और जो लगने वाला फोर्स है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे इसने छोड़ा, ये मूव करने लगा ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम होता है कैसे मूव करता है? यहाँ होता है, फिर यहाँ तक जाता है एक मैक्सिमम पॉइंट तक, फिर यहाँ से भी एक मैक्सिमम पॉइंट में जाता है, फिर क्या करता है, ये ऐसे ऐसे झूलते रहता है, इधर उधर जाते रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे ये पेंडुलम होता है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट में होता है पेंडुलम का, तब कौन सी एनर्जी लगती है, और जब ये किस में आता है, इधर पे आते हैं, सेंटर में आ जाता है, तब कौन सी एनर्जी लगती है? देखिए जब भी क्या है, पेंडुलम का ये जो बॉल है यहाँ पहुंची हुई है इधर, ठीक है, बॉल है, या तो इस पॉइंट में है या तो इस पॉइंट में है। देखिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जाके एक जगह यहाँ पे रुक जाएगी, फिर ये वापस जाएगी, यहाँ पर एक पॉइंट में रुकेगी, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे। और जैसे ये बॉल क्या करेगी, यहाँ से इधर क्या मूव करने लग जाएगी, तो यहाँ पे सेंटर पे ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मूव कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, जाके यहीं जाके स्टॉप होगा और वापस आएगा, यहीं जाके स्टॉप होगा वापस आएगा। जहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है वहीं पे समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पोजिशन, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। हीट कहाँ पे होता है, जहाँ पे एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, और केमिकल स्टोर्ड इन अ बॉन्ड्स, मतलब केमिकल एनर्जी वो अलग ही चीजें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लॉ इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो क्या है, रिलेट बता रहा है रेजिस्टेंस का आर, करंट हो गया आई, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और वोल्टेज हो गया वी। आप बता सकते हैं कि ये तीनों कहाँ पे ऐसा है कि रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कौन सा लॉ है जो इन तीनों के बारे में बताता है। ओम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, जूल्स लॉ है, या फैराडे लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ओम्स लॉ। क्यों? क्योंकि ओम्स का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, ओम्स लॉ का। याद रख लेना, ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला है जो क्या करता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका तो पता चल गया ओम्स लॉ का ही क्या है, ये रिलेटेड करता है रेजिस्टेंस से, करंट से एंड वोल्टेज से। लेकिन न्यूटन लॉ कहाँ यूज किया जाता है, न्यूटन्स का लॉ हमारा मोशंस में क्या करता है। जैसे हमने लॉस पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, किससे रिलेटेड है वो सारा रिलेटेड है मोशन से रिलेटेड। और जूल्स लॉ ये तो आपको पता है हीट से रिलेटेड होगा, जूल्स जितना भी होगा। ठीक है, और फैराडे लॉ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूछा जा सकता है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हीट वाला तो आप बता देंगे, जूल लॉ तो है हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन फैराडे लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये फैराडे लॉ किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखो, शिक्षक वही महान है जो खुद पहले सीखता है। तो चलो समझो और फिर सिखाओ। खाली समय में हमारी साइंस प्लेलिस्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर्स करता है, ठीक है, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, मेजर वोल्टेज करता है। एमीटर क्या करता है, मेजर करंट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, डिटेक्टर स्मॉल करंट करता है। और मल्टीमीटर मेजर है मल्टीपल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना इज यूज टू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर में क्या फिनोमिना यूज होता है। अभी ऑप्टिकल फाइबर में भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या रिफ्रैक्शन होता है, या डिस्पर्जन होता है, या डिफ्रैक्शन होता है। देखिए, ये जो लाइट चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो कंफर्म है। ठीक है, लाइट चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का होता है। ठीक है, ये बहुत जगह मेडिकल लाइन में भी बहुत यूज होता है। तो इसमें होता क्या, देखो हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए मतलब कोई चीज का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जैसे ये है हमारा क्या, ये है हमारा, जैसे ये हमारा ऑप्टिक फाइबर है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, लाइट ऐसे आ रही है, मतलब कोई लाइट है ये ऐसे आ रही है तो इधर गई। ठीक है, इधर गई, इधर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर इधर से क्या कर रही है, इधर रिफ्लेक्ट करिए, इधर से फिर इधर रिफ्लेक्ट करी, ऐसे रिफ्लेक्ट करते करते बाहर आई है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लाइट इधर करी, फिर इधर रिफ्लेक्ट करी, फिर इधर रिफ्लेक्ट कर करके इतना रिफ्लेक्ट किया है, मतलब अंदर ही क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं, एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट करते करते ये बाहर जा रही है, उसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट्स इनसाइड फाइबर विदाउट स्किपिंग, उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी कोई क्या हो रही है, कोई भी लाइट एंटर कर रही है और मतलब बाहर नहीं जाती, इधर ही अंदर देखो रिफ्लेक्ट करते जा रही है, उसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन हमको पता है ओनली बैंड स्लाइड है, डिस्पर्जन है, स्प्लिट कलर्स करता है, और डिफ्रैक्शन के स्प्रेडिंग ऑफ वेव। ये याद रखना, डिफ्रैक्शन होता है स्प्रेडिंग ऑफ वेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पैकेज फूड एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए, जो भी हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है या पैकेज फूड होता है, उसमें कौन सा केमिकल है जो कॉमनली यूज किया जाता है। अगर हमारा गैस पूछा जाता तो गैस में आपको पता है नाइट्रोजन डाला जाता है, जैसे कोई भी आपका चिप्स है, ये सब चीजें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। लेकिन इसमें पूछा है कि केमिकली कौन सा वो डाला जा रहा है, कंपाउंड डाला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके फूड है, पैकेज फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो उसमें डाला जाता है कैल्शियम क्लोराइड डाला जा रहा है, या बेकिंग सोडा डाला जा रहा है, विनेगर डाला जा रहा है, या सोडियम बेंजोइट डाला जा रहा है। वो क्या डाला जा रहा है, देखो, तो उसका आंसर है सोडियम बेंजोइट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको खाली सोडियम बेंजोइट दिया गया है, नहीं दिया जाता, आपको फॉर्मूला दिया जाता है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, देखो C6H5COONA, ये याद रख लेना, ये है सोडियम बेंजोइट। ठीक है, तो ये कहाँ डाला जाता है, ये प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है कि बैक्टीरिया और फंगल का ग्रोथ ना हो करके, ये केमिकली ये कंपाउंड डाला जाता है हमारे प्रिजर्व करने के लिए फूड। और कैल्शियम क्लोराइड क्या है, NaCl बोला जाता है। NaCl आपको पता है सॉल्ट है, वो तो हर उसमें डाला जाएगा अगर कोई वैसी चीज है तो। ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, और ये क्या है, विनेगर क्या है, ये तो फ्लेवरिंग के लिए होता है, ये बहुत सारी चीजों के लिए होता है, ये बाद में देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन अ फ्लूरेसेंट लैम्प। फ्लूरेसेंट लैम्प होता है, हमने देखो बल्ब देखे व्हाइट कलर के जो होते हैं, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, आर्गन डाली जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो उसमें डाली जाती है आर्गन।
ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं ये बल्ब। इसमें डाली जाती है आर्गन गैस, ये याद रखना। ये हेल्प करती है, लाइट इमिशन के लिए हेल्प करती है, तो उसमें डाला जाता है आर्गन गैस। ऑक्सीजन क्यों नहीं डाले जाते हैं? ऑक्सीजन आपको पता है कंबस्टन होता है, आग लगने में बहुत जल्दी मतलब कैचिंग फायर को कैच कर सकता है। नाइट्रोजन ये फूड पैकेजिंग में डाला जाता है। अभी हमने पढ़ा कि मतलब जो फूड में गैस डाला जाता है, बोलेंगे अगर प्रिजर्व करने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है, तो नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में डाली जाती है, लेकिन प्रिजर्व के लिए नहीं। कि अब देखते हैं विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा नहीं कि जो पूरा ही क्या करे, कंडक्ट करे किसी चीज को, नहीं, वो सेमीकंडक्टर पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट यूज किया जाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर हो? देखिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। आयरन है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर है। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सिलिकॉन। मोस्ट कॉमन सेमी कंडक्टर मटेरियल है। ठीक, कौन सा? सिलिकॉन। कॉपर कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज नोन एज अ लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए लाफिंग गैस में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन। ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर लाफिंग गैस में ऑक्सीजन होती तो आप दिन भर हंसते रहते, क्योंकि आप ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। तो ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। मीथेन भी नहीं हो सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है हमारे लिए, तो ये भी नहीं हो सकती। तो क्या है आंसर? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हमारे लिए लाफिंग गैस में यूज किया जाता है, और इसका यूज ना एनेस्थीसिया में भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना उसे। इससे क्या हो जाता है, इससे थोड़ा माइंड में वो हो जाता है, तो लोग हंसने भी लग जाते हैं, और एनेस्थीसिया का असर भी थोड़ा वो हो जाता है कि जिससे ऑपरेशन किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लाइफ है, और मीथेन ये तो फ्यूल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद अब तो आप लोगों को पता भी हो गया होगा, इतनी बार आ चुका है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है। ऑब्वियसली इसका आंसर है जिंक। जिंक गैल्वेनाइजेशन जहां भी दिख रहा है, अगर जिंक है आंसर ऑप्शन में, तो सीधे जिंक लगा दीजिए। ठीक है, जिंक का यूज किया जाता है कोटिंग आयरन विथ जिंक प्रिवेंट रस्टिंग, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। मतलब देखो गैल्वेनाइजेशन है क्या, जैसे कोई भी एक मेटल है, ये देखो आयरन का है, तो इसमें क्या करा है, जो अलॉय बनता है हमारा, जिसमें क्या है, दो मेटलों को लिया जाता है, आयरन को लिया और जिंक को लिया, इन दोनों को करके क्या कर दिया, इसके ऊपर कोटिंग कर दी है। इसके ऊपर कोटिंग कर दी तो क्या होगा, जहां पर भी जिंक का यूज हो रहा है कोटिंग करने में, तो वहां पे क्या हो रहा है, गैल्वेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो आयरन के साथ अगर जिंक मिला के क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर दिया जा रहा है। किस लिए करते हैं कोटिंग? रस्टिंग से, जितना भी जंग जल्दी ना लगे करके, तो वहां पे हो रहा है गैल्वेनाइजेशन। आयरन क्या आता है, रस्ट बहुत जल्दी इजिली कर लेता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल यूज के लिए होता है। एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट वेट मेटल है। अब देखिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया? देखो ये पेनिसिलिन है क्या, पहले देखते हैं। ये तो एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये भी पूछा जा सकता है पेनिसिलिन है क्या। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये किसने डिस्कवर्ड किया? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। कब किया था? 1928 में किया था। ये क्या एक एंटीबायोटिक्स है। और लेकिन देखिए इतना तो आपको पता चल गया कि पेनिसिलिन क्या क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, लेकिन क्या है और चीजें क्या क्या है। वैक्सीनेशन, जो सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर्ड करी? ठीक है, जर्म थ्योरी किसने डिस्कवर्ड करी, और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड करी? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, जर्म्स थ्योरी दी है, और लुइस पास्चर ने क्या दिया है, वैक्सीनेशन के बारे में दिया था। ठीक है, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स दिए हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, और उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन यूज किस लिए होता था, देखिए वो थायराइड से, ऐसे निमोनिया, इन सब के लिए यूज होता था, यूज होता है। मतलब विच ऑर्गन हेल्प्स अर्थवर्म इन रेस्पिरेशन। अर्थवर्म को क्या ऐसा ऐसा क्या, किससे वो रेस्पिरेट करते हैं? जैसे हम तो लंग से करते हैं, तो जो अर्थवर्म से वो कहाँ से करते हैं? स्किन से करते हैं, लंग से करते हैं, गिल से करते हैं, ट्रेचा से करते हैं। देखिए तो लंग से तो ह्यूमन करते हैं, गिल से कौन करता है? गिल से करते हैं मछलियाँ। तो ये या तो ये, अब ये दोनों में कंफ्यूज होंगे तो इन दोनों को तो निगलेक्ट कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है स्किन। स्किन से करता है हमारा कौन? अर्थवर्म। देखिए अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू अ मॉइस्ट स्किन, के मॉइस्ट स्किन से ही ये क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं। ह्यूमंस करते हैं लंग से,
और गिल से फिश करती है गिल से, और इंसेक्ट्स करते हैं त्वचा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स ब्रेथिंग एंड हार्ट बीट। इस मैंने इस स्लाइड में थोड़ा इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन लिए, 2-3 क्वेश्चन जो ह्यूमन पार्ट से। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि ब्रेथिंग और हार्ट बीट हमारी जो, देखो हम जो सांस लेते हैं, हम तो अभी ऑटोमेटिकली चल रहा है ना हमारा सांस बोलते टाइम भी, वैसे भी तो ये हमारे उसमें नहीं है। अभी तो हम जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम 1 बार लें 2 बार लें करके, लेकिन जो हार्ट बीट है वो तो हमारा भी ऐसे कंट्रोल में नहीं है ना। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, देखो कौन सा हमारा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है सब चीज़ों को। देखिए इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, इस वजह से ये क्या क्या करता है, ये ब्रेथिंग में, हमारे हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर भी बोलो तो इन सब चीज में हमारा कंट्रोल करता है। कंट्रोल विटल इनवॉल्ट्री फंक्शन, हमारा ब्लड प्रेशर भी इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर भी होता है तो वो भी इसी के कारण होते हैं। और देखो सेरेब्रम क्यों यूज किया जाता है, सेरेब्रम कहाँ यूज किया जाता है, हमारी जो थिंकिंग होती है, डिस्कशन जो भी हम सोच रहे हैं ये हमारे अंदर है ना, तो ये होता है सेरेब्रम के पार्ट से, ठीक है। और सेरेब्लम, सेरेब्लम का होता है बैलेंस, हमारा जो बैलेंस बॉडी का पोस्चर का जो बैलेंस बनता है वो होता है सेरेब्लम। और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, याद रख लेना। विच ऑर्गन स्टोर बाइल जूस, कौन सा ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, बाइल जूस को स्टोर करता है, ये करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर करता है या लीवर करता है, पेनक्रियाज या स्टोमक। देखिए आपको पता है जो हमारा बाइल जूस होता है वो लीवर के अंदर से निकलता है, वो लीवर के अंदर से भी कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, क्योंकि गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। देखो ये है हमारा गॉल ब्लैडर, इसी से हमारा क्या होता है, बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस निकलता है और ये स्टोर होता है, प्रोड्यूस बाय लीवर। स्टोर कहाँ होता है, बाइल प्रोड्यूस बाय लीवर। और देखिए लीवर क्या है, प्रोड्यूस बाइल्स करता है, और ये क्या है, पेनक्रियास क्या करे, आपको पता है, हमने इससे नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टोमक क्या करता है, डाइजेस्ट फूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर। अभी हमने देखा था बैलेंस किसका था, हमने ऑप्शन से ही पढ़ा था। अगर हमने वो वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किया होता ऑप्शन के साथ तो ये क्वेश्चन हम बहुत इजी कर लेंगे। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और क्या हो गया, हमारा हार्ट रेट हो गया, ये सारा का जो इनवॉल्ट्री एक्शंस है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। लेकिन जो बैलेंस करता है, वो बैलेंस कौन करता है, हमारे सेरेब्रम करता है, ये सेरेब्रम करता है या मेडुला करता है। हमने पढ़ा सेरेब्रम क्या करता है, थिंकिंग के लिए करता है, और हाइपोथैलेमस करता है किसके लिए, हार्मोन्स के लिए करता है। तो क्या है आंसर, सेरेब्रम। करेक्ट आंसर इज सेरेब्रम, मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। सेरेब्रम थिंकिंग है, और मेडुला ब्रीथिंग का काम करता है, और हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का। देखिए वो क्वेश्चन से हमारा एक और क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन विच फैक्टर। हमारा जो लाउडनेस होता है साउंड का, किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, या वेवलेंथ ऑफ साउंड। देखिए इसका करेक्ट आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए जैसे आपने वेवलेंथ देखी होगी, ये वेवलेंथ होती है, इसमें जो ये होता है, ये जो आपका वेवलेंथ का ये जो ये वाला पॉइंट होता है, ये कितना हाई गया हुआ है वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, लाउडनेस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लाउडनेस की बात हो रही है, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, मान लीजिए ये दो ग्राफ दिया गया है, ये दो ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, ये एक हो गया, और ये सॉरी ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा ग्राफ है। ऐसे कोई आपको ग्राफ भी दे दिया गया या आपसे पूछा गया, अभी देखिए यहाँ पर से आप इतना ही समझ लीजिए, इतना ही है ये, ठीक है। ये दो ग्राफ है, इसमें से आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है। लाउडनेस आपको देखो, ये जो क्या है, ये पूरा एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक ये हो गई, ये देखिए ये इसमें कितनी ज्यादा है, एक यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, दूसरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तीसरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो देखिए इसमें से पूछा जाएगा कि इन दोनों में से बताइए कि लाउडनेस किस पे ज्यादा है। कोई कोई कंफ्यूज जाएंगे, देखो इसमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जा रही है तो क्या बताइए ये हो जाएगा। तो लाउडनेस ऑलवेज डिपेंड इन एम्पलीट्यूड, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो देखिए इसमें ज्यादा है ना, तो एम्पलीट्यूड जिसका होगा उसी का ही क्या होगा, लाउडनेस सबसे ज्यादा होगा। डजंट मैटर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है एक वेवलेंथ में या कितनी कम है, कम भी होगी चलेगी, लेकिन जो कि हाईएस्ट है, जो एम्पलीट्यूड पॉइंट है ये ज्यादा सबसे बड़ा है, तो उसी का ही लाउडनेस ज्यादा होगी। और लेकिन इसी का अपोजिट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, ये तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब ये यही डायग्राम दिया गया आपको, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, देखो
ये क्वेश्चन आया आपका लाउडनेस के लिए कि इसमें से लाउडनेस सबसे ज़्यादा क्या है। अगर यही डायग्राम देके मैं आपसे पूछूँ इन दोनों में से पिच किसकी ज़्यादा है, ठीक है, लाउडनेस और पिच दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब पूछा गया क्वेश्चन कि इसमें से पिच किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। हमने कहा लाउडनेस तो इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड बड़ी है। अब पिच के कैसे बताएं, देखो पिच में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है उसका कोई मतलब नहीं है, बस इसका एम्पलीट्यूड देखा हमने। वैसे ही अब पिच में हम ये एम्पलीट्यूड नहीं देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या कम है, हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो एक इसका इसके टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम के अकॉर्डिंग कितनी कम फ्रीक्वेंसी हुई है, एक ही फ्रीक्वेंसी हुई है, और इसमें देखो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है, एक हुई है, एक कंप्लीट हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है। तो देखो किसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी का ही क्या करेगा, पिच हमारा बताएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारा पिच है। ये लाउडनेस सबसे ज़्यादा है, ये हमारा पिच इसमें सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पिच के लिए भी पूछा जा सकता है, लाउडनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पिच या तो लाउडनेस। पिच डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे याद रखना, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर ग्राफ ही दे दिया आपको कि अगर किसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें ज़्यादा, ये पिच ज़्यादा होगा इसमें। अगर ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिया गया है उसमें लाउडनेस। ये दोनों आप क्लियर करना। स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम में करता है, वेवलेंथ रिलेटेड टू पिच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। हमारा इनवॉलेंट्री हमने पढ़ लिया, इनवॉलेंट्री में क्या आया, हमारा ब्लड प्रेशर आया, हमारा क्या हार्ट रेट आया, ठीक है, ये सारी चीजें आई हमारी, ठीक है, ब्रीथिंग आया। ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसको मेडुला कंट्रोल करता है। अब हमारा वॉलेंट्री एक्शन बोला गया है, अब वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, देखिए मेडुला तो हमारा इनवॉलेंट्री करता है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम में कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट जो आपके हाथों में, आप चल पा रहे हो अच्छे से, बैलेंस बना पा रहे हो, ठीक है, मतलब चल पा रहे हो, मतलब कंट्रोल, एक वॉलेंट्री एक्शन जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें क्या है, सेरेब्रम होता है। और सेरेब्रम बैलेंस हमने पढ़ चुके हैं, बैलेंस और पोस्चर के सेरेब्रम है। मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ट्रांसमिट सिग्नल, जो हमारा सिग्नल का ट्रांसमिट का आएगा वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, कृपया रुको और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मेरा चैनल भी तुम्हारी तरह फास्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सेक्रेशन सेल। ये क्वेश्चन पहले भी आया, हमने जो इससे पहले वाला स्लाइड पढ़ा था, हमारा इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था पैकेजिंग करके, ऑप्शन में आया था ये पैकेजिंग करके, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये ऑप्शन में था हमारा पैकेजिंग। तो देखिए अगर वो क्वेश्चन हमने पढ़ा होता, उसका ऑप्शन अच्छे से क्लियर होता, ये क्वेश्चन कर लेते हम। ये पैकेजिंग के लिए हमारे लिए क्या है, गोल्गी एप्परेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है या क्लोरोप्लास्ट है। देखिए उसमें राइबोसोम भी था एक ऑप्शन। राइबोसोम हमने पढ़ा था किसके लिए, प्रोटीन के लिए पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी एप्परेटस, ठीक है। ये किसके लिए होता है, पैकेजिंग प्रोटीन्स के लिए होता है और सेक्रेट एंजाइम्स के लिए, याद रखना गोल्गी एप्परेटस। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। देखो रबी क्रॉप्स कौन सा है जो ग्रो करता है इंडिया में। इंडिया में वीट भी करता है, राइस भी करता है, ये भी करता है, लेकिन रबी पूछा गया है, रबी क्रॉप्स। अगर इसमें से रबी नहीं होता और पूरा पूछे तो क्रॉप्स कौन से जो ग्रो करता है इंडिया में, तो ये देखो ये सभी करते हैं, लगभग सभी करते हैं ये जो ग्रो करते हैं, लेकिन रबी पूछा गया है। अब देखो रबी आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा कि रबी क्रॉप्स कौन से है और खरीफ क्रॉप्स कौन से है, ठीक है। इसमें से देखो वीट है, राइस है, मेज है, कॉटन है, मतलब इनमें से एक ऐसा होगा जो क्या हो रहा है, रबी क्रॉप्स होगा, और सारे अदर टाइप के क्रॉप्स होंगे। तो देखो जो वीट है, वीट को हमारा किसके अंदर लाया जाता है, वीट हमारा आ जाता है रबी क्रॉप्स के अंदर, तो करेक्ट आंसर इज वीट। वीट हमारा रबी क्रॉप्स है, ग्रो इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में होता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स राइस, मेज, कॉटन, ये सारे किस में होता है, हमारा खरीफ क्रॉप्स होता है, ये समर सीजन में होता है। अब देखिए ये देख लेना आप, कुछ ऑप्शंस है रबी में कौन कौन से आ जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। रबी के अंदर या तो वीट बोला जाएगा, तो पीस बोला जाएगा, ग्राम या मस्टर्ड, और खरीफ में राइस, ग्राउंडनट्स, रागी और सोयाबीन्स, ये आप अच्छे से देख लेना। और भी अगर आपको ऑप्शन दिखेंगे और भी पढ़ लेना इनके लिए, रबी और खरीफ पे। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। हमारा जो आई होता है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट होता है ह्यूमन आई का जो कंट्रोल करता है लाइट को अंदर आने में और जाने में। तो देखिए जाने में तो नहीं, मतलब जितनी भी एंटरिंग कर रही है लाइट हमारे अंदर जा रही है, तो वो उसको कंट्रोल कैसे करता है, एरिस से, रेटिना से, या कॉर्निया से, लेंस से। ऑब्वियसली एरिस से। एरिस का काम ही यही है, लाइट को, जितनी भी लाइट आ रही है किस अकॉर्डिंग आ रही है करके उसके तरह से कंट्रोल करना अपने आप को। जैसे मान लीजिए आप जैसे धूप में से आते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लगी है, आप खेल रहे हो बाहर पे, आपने सूरज की तरफ भी देखा देखा, फिर सडनली आप एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ रूम में आ जाते हैं, सडनली आप किसी रूम में आ जाते हैं, आप देखोगे आपको एकदम ब्लैंक दिखेगा, वो रूम उतना अंधेरा होगा नहीं, इतना अंधेरा आपको दिखेगा, एकदम ब्लैंक जैसा दिखता है थोड़ी देर के लिए। वो क्यों दिखता है, जो हमारा एरीज होता है ना, वो बहुत क्या करता है, श्रिंक हो जाता है बाहर पे। क्यों, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा होती है बाहर आउटसाइड में
किस लिए सन से इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहा है इसका, तो क्या करती है वो श्रिंक हो जाती है, एरेज़ अपने आप को छोटा बना लेते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है जितनी भी लाइट है वो कम आ पाए, एकदम से सारी लाइट आँखों में ना जाए करके वो बाहर पे जब होते हो आप ग्राउंड में एकदम डे के टाइम पे, तो वो आपका एरेज़ होता है वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे आप सडनली क्या कर रहे हैं, आप किसी ऐसे रूम में आ जा रहे हैं, तो आपको क्या कर रहा है वो छोटा वो श्रिंक होके एरेज़ बहुत छोटा हो गया है और सडनली जैसे आप आ गए किसी रूम में आ गए, तो उसको क्या चाहिए, उसको तो अब प्रॉपर एक अपना साइज़ चाहिए ना कि जिसकी वजह से आपको रूम दिख जाए। तो फिर उसको नॉर्मल साइज़ अपने साइज़ में आने में थोड़ा सेकंड का टाइम लगता है, जिस वजह आपको थोड़े सेकंड के लिए आपको लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, जब मैं बाहर से आ गया हूँ, ठीक है? वैसे ही आप देखना जैसे आप सोए हो, ठीक है? नाइट में सोए हो, सडनली कोई लाइट खोल देता है, आपकी आँखों में कितना दिक्कत होता है। उस टाइम क्या होता है देखो आपकी जो एरीज़ होती है वो रिलैक्स कर रही होती है, ठीक है? अपने उसमें और सडनली आपकी एरीज़ का क्या करता है मतलब कोई आपके लाइट खोल देता है रात में ऐसे में, तो आप देखोगे जैसे लाइट को देखते हो इतना आपकी जो एरीज़ होती है उतने बड़ा साइज़ हो जाता है रात में, सडनली इतनी ज़्यादा लाइट आती है तो बहुत सारी लाइट आपकी आँखों में आ जाती है जिस वजह से आपको दिक्कत होने लग जाती है। इस वजह से एरीज़ फिर थोड़ा जैसे लाइट थोड़ी देर आप कुछ मिनट बाद आपको लगता है कि अब कंट्रोल हो गया है, आप देख पा रही है लाइट करके। तो ये सारा काम है एरीज़ का, ठीक है? ये है एरीज़ ये दिख रहा है ना, ये है एरीज़, इधर से जाती है हमारी। ये क्या करता है एडजस्ट करता है प्यूपिल साइज़ को कि कब छोटा करना है, कब बड़ा करना है, ठीक है? रेटिना इमेज फॉर्मेशन के लिए काम आता है, कॉर्निया लाइट एंट्री के लिए काम आती है और फोकस लाइट के लिए आता है लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे, इसमें तो मैंने थोड़े ले रखे हैं लेकिन आप ये पढ़ लेना कि डिजीज वाला कि किस वाले बैक्टीरिया से कौन से डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, ठीक है? देखो इसमें से बैक्टीरिया से कौन सा होता है, मलेरिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, रिंगवर्म होता है या कॉलेरा होता है, ठीक है? हैजा बोला जाता है इसे, ठीक है? और इसको दांत बोला जाता है। देखिए क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है हमारा कोलेरा होता है, हैजा जो होता है हमारे बैक्टीरिया से होता है। ये भी कौन से बैक्टीरिया से अगर पूछा जाता है, विब्रियो कोलेरा, ये अगर ये दिया जाएगा तो आप इजीली बता ही दोगे कि सेम ही लग रहा है, ठीक है? तो ये जो होता है इसका कारण है बैक्टीरिया, ये जो बीमारी होती है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, वो होता है वायरस के कारण। और रिंगवर्म होता है फंगी के कारण। तो देखना जितने भी दाद वाद होते हैं ना बॉडी में, वो किसके कारण होते हैं, फंगी के कारण होते हैं। अब देखिए ऐसे ही और भी है कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हो गई है, डेंगू हो गया, वो किसके कारण होता है, तो वो बहुत सारे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ये तो ईजी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ठीक है? ये हमारे फ्रिज में भी पाया जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो ओजोन की लेयर है हमारी पतली होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ईजी है, ब्रेकिंग डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 बोला जाता है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मीथेन ग्रीन हाउस, हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस में कौन सा मीथेन गैस होता है। नाइट्रोजन नॉट रिस्पॉन्सिबल, नाइट्रोजन तो हमारा बहुत ही मात्रा में है पूरे एनवायरमेंट में अगर हार्मफुल होता है तो। विच कैटालिस्ट इज यूज टू हाइब्रिड प्रोसेस ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन, अमोनिया के उत्पाद के लिए कौन से ऐसे हाइब्रिड प्रोसेस किया जाता है जिससे क्या होता है, ऐसा कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, तो देखना उसके लिए किया जाता है आयरन। आयरन है जो ऐसा कैटालिस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? कैटालिस्ट फॉर अमोनिया प्रोडक्शन कौन, आयरन, ये क्वेश्चन याद रख लेना आयरन से। कॉपर के इलेक्ट्रिक यूज के लिए, एल्युमिनियम हमको पता है लाइट वेट मेटल है, और जिंक गैल्वेनाइजेशन, ये हमने पढ़ ही लिया ये सारे। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी आ सकता है कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। देखो इसका ना एक ये चीज भी पढ़ लेना आप, जो सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। रुको आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये क्वेश्चन तो पढ़ना साथ में ये भी आप एक बार इस पे भी आप गो थ्रू कर लेना एक अच्छे से, ठीक है? ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। हमने पढ़ा होगा सॉलिड से लिक्विड बनता है, जैसे हमारा आइस ले लो, लिक्विड से गैस बनता है, और गैस से सॉलिड क्या बनता है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आइस है, ठीक है? ये आइस है, ये क्या बनता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, ये हो रहा है मेल्ट हो रहा है। अगर ये सॉलिड से हमारा क्या बन रहा है, अगर ये सॉलिड से हमारा लिक्विड बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है? मेल्टिंग कहा जाएगा। अगर कौन सा प्रोसेस लग रहा है सॉलिड से लिक्विड, ये तो बहुत ईजी है, हमको पता होना चाहिए, ये होगा मेल्ट, बोलेंगे हम मेल्टिंग लग रहा है, इसमें मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? और लिक्विड से गैस, अगर हमारा लिक्विड से गैस क्या हो रहा है, जैसे हमारा क्या बना,
आइस से हमारा वाटर बन गया मेल्टिंग प्रोसेस से, लिक्विड से गैस, जैसे वाटर बना, वाटर से क्या करना है, गैस बनाना है, वेपर में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा इवेपरेशन होगा, वेपरेशन होगा, ठीक है, ये वेपरेशन हो गया। अब देखिए, लेकिन गैस से सॉलिड इतना तो हमें पता है। अब देखो गैस से सॉलिड ये थोड़ा वो होगा कि गैस से सॉलिड क्या होगा, इसका मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। हमारा देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि गैस से सॉलिड कौन सा प्रोसेस होगा, तो गैस से सॉलिड, सॉरी मिस्टेक हो जा रही है मुझसे थोड़ा, जो हमारा गैस से सॉलिड वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन का, ये है हमारा गैस से सॉलिड। आप ऐसे समझ जाओ बस कि ये हो रहा है हमारा डिपोजिशन के कारण, ठीक है, गैस से सॉलिड डिपोजिशन के कारण। अब देखिए, लेकिन इतना तो पता चल गया, चलो ये डिपोजिशन के कारण हो रहा है, ये मेल्टिंग के कारण, ये इवेपरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉलिड से लिक्विड बनने का मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस इवेपरेशन, और गैस से सॉलिड डिपोजिशन। मेल्टिंग और इवेपरेशन तो बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, या तो ये पूछ सकता है कि गैस से सॉलिड बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो इतना तो पता चल गया। अब हम देखते हैं, अगर हम बोले हमें सीधे क्या चाहिए, सॉलिड से लिक्विड तो बन गया, अगर लिक्विड सॉलिड से सीधे गैस में आ रहे हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैस में जा रहा है, अब उल्टा जा रहे हैं, सीधे हम लिक्विड छोड़ दिया हमने, सॉलिड से सीधे गैस बन जा रहा है, तो वो क्या सा कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है, याद रखना ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, सॉलिड से गैस बनना हमारा सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ये आप देख लेना पर ये, ठीक है। और जो, लेकिन अगर हम बोलें कि हमारा गैस से लिक्विड, हमने लिक्विड से गैस इवेपोरेशन पढ़ा, गैस से लिक्विड ये होता है हमारा कंडेंसेशन, बहुत जरूरी है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जितने भी गैस होता है वो लिक्विड में बन जाना कंडेंसेशन है। और लिक्विड से सॉलिड, ये आपको पता होगा, लिक्विड से सॉलिड आप क्या करते हैं, लिक्विड से सॉलिड फ्रिज में पानी रखते हैं और बर्फ बन जाते हैं, वो क्या प्रोसेस हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है ना, तो फ्रीजिंग। आपको मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन ये तो बहुत ईजी से पता होगा, लेकिन सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन ये तीनों पढ़ लेना। डिपोजिशन होता है गैस से सॉलिड, और जो हमारा कंडेंसेशन गैस से लिक्विड, और सॉलिड से गैस होता है हमारा सब्लिमेशन। ये तीन हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बताइए। अब मुझे बताओ क्लाउड फॉर्मेशन अब कैसे हो रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखो क्लाउड बनता कैसे है, ये वेपर होते हैं, वेपर क्या कर रहे हैं, ई वेपराइजेशन से ये वेपर आए, ये वेपर आके क्या हुए, ये गैस फॉर्म में है, अभी गैस फॉर्म में जाते ये बन गए क्लाउड, क्लाउड बन गए। क्लाउड में क्या होता है, ये किस फॉर्म में चले गए, ये लिक्विड होंगे ना, गैस से अभी ये क्लाउड में बन रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, अभी हमने बोला इवेपरेशन, वेपर में है, ये वेपर ही तो क्लाउड बनता है ना, ऐसे तो ना कि वाटर यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर जाके सीधे वाटर बन गया, यहाँ से गैस बना, इसी गैस से तो ये क्लाउड बना। तब मुझे बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, गैस से क्या बन रहा है, क्लाउड में क्या लिक्विड बन रहा है ना, तो मुझे पता कौन सा प्रोसेस हो गया, गैस से लिक्विड हमने क्या पढ़ा, कंडेंसेशन। सो करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन, बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर इज कंडेंसेशन। वाटर वेपर कंक्लूड इनटू ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना ही हमारा जो वाटर वेपर जो गैस था वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, लिक्विड में, तो ये हुआ कंडेंसेशन। इवेपराइजेशन हमने पढ़ा था, क्या हो रहा है इवेपरेशन में, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर बनना, ठीक है। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस, देखो सब्लिमेशन था ना, ये किस लिए है, सॉलिड से गैस, ये वाला, ये सॉलिड से सीधे गैस बन जाना। और प्रेसिपिटेशन क्या है, देखो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, जो हमारी बारिश हुई, ड्रॉपलेट हुए, ड्रॉपलेट नीचे कैसे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं, वो किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो नीचे आ रहा है वो हमारा रेनफॉल का कारण है, हमारा प्रेसिपिटेशन। याद रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेनफॉल का कौन सा प्रोसेस है जो रेनफॉल में लगता है, वो होता है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव इन अ रिएक्टिव सीरीज, ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है इन रिएक्टिव सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए तो ये सारे टॉप के हैं, लेकिन फिर भी इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, तो उसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। मैं आपको एक ये सीरीज दिखा देती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये मोर रिएक्टिव देन कार्बन है, इनसे बहुत ये रिएक्टिव है हमारे, और ये वाले लेस रिएक्टिव देन कार्बन। फिर हाइड्रोजन से ये कम रिएक्टिव होते हैं, तभी जो गोल्ड, सिल्वर, हमारा प्लेटिनियम, इनसे ज्वेलरी क्यों बनती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन से, मतलब बहुत कम रिएक्ट हो पाते हैं ना, तो इस वजह से इनसे हमारे क्या बनती है, ज्वेलरी भी बनती है, ठीक है, तभी उसमें कोई रिएक्ट नहीं होता है। लेकिन ये वाले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनमें फायर भी, ये पोटेशियम, सोडियम में तो फायर भी लग जाता है, जैसे इनको एटमोस्फेयर में आते हैं, तो रिएक्ट वॉलेंट्री विथ वाटर, वाटर के साथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ये रिएक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा है पोटेशियम। देन सेकेंड नंबर में सोडियम, सोडियम भी ऑप्शन था, ये हाईली रिएक्टिव है, बट
लेस देन पोटेशियम, पोटेशियम से कम है, हाईली रिएक्टिव है ये सोडियम भी लेकिन पोटेशियम से कम है। ठीक, कैल्शियम मॉडरेट रिएक्टिव है और मैग्नीज लेस रिएक्टिव। अब देखें आपका ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जैसे एक वो दिया जाएगा आपको, एक रिएक्शन दी जाएगी Cu की, ठीक है, Cu की कॉपर की आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, किसी के साथ दिया जाएगा, तो वो देखना वो अलग होके क्या बनेगा, Cu अलग बनेगा, लेकिन उस चीज के साथ रिएक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो Cu लेस रिएक्टिव होता है ना, किसी के साथ भी रिएक्ट कम करता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपको। अब देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको रिएक्टिव सीरीज पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स ऑक्सीजन। ये देखना, ये बहुत जरूरी है। ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन किस में काम करता है। या तो अभी तो बोला गया है स्टिमुलेट सेल एलोंगनेशन, प्रमोट सीड जनरेशन, इनहेंस फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज वाटर वेपरेशन। इसका सिंपल सा समझ लेना, जो ये हमारा पेड़ होता है, ठीक है, एक रूट होता है, एक शूट सिस्टम होता है। ये पेड़ है हमारा, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारा रूट है। रूट के मतलब देखिए, छोटे रूट होते हैं, बड़े रूट होते हैं, सारे रूट है, तो ये रूट सिस्टम है टोटल। और जो रूट के ऊपर वाला ये सारा शूट सिस्टम है, ठीक है। तो जितना भी शूट सिस्टम में जितने भी ये हो रहा है कि ये इनकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है जो शूट सिस्टम इनके अपर का, तो वो होता है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण। तो वो क्या हो रहा है, उसमें सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो स्टिमुलेट सेल्स एलोंगनेशन ही हमारा क्या, कोशिकाओं की वृद्धि का उत्तेजित करना ही हमारा क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन्स का काम है। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का काम नहीं करता, ये खाली उसकी जो हाइट होती है शूट्स के, उसमें काम करता है। इनहेंस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी काम नहीं करता। फोटोसिंथेसिस लीव का काम है। इंक्रीजिंग वाटर अब्जॉर्प्शन, ये भी नहीं है। देखो ये किसका काम है, स्टिमुलेट सेल एलोंगनेशन किसका है, ऑक्सीजन का काम है, सेल ग्रोथ करना या सूट सिस्टम को प्रमोट ग्रोथ इन सूट सिस्टम। सूट्स क्या है, अपर पार्ट जो पेड़ के जो ऊपर का होता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन गिब्रेलियन, ये हार्मोन्स काम करता है सीड जर्मिनेशन का। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल का काम है, फोटोसिंथेसिस। वाटर एब्जॉर्बेशन, ये रूट का काम है, नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, बहुत इजी, आप बता सकते हो, जे थॉमसन, ठीक है। इसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन ये जो ऑप्शन और है, इन लोगों ने क्या किया है, फिर ये देखिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जे थॉमसन ने डिस्कवर करा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, कब किया है, 1897 में यूज किया, कैथोड के रेस के कारण 1897 में इसको डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, अगर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है तो रदरफोर्ड ने किया है। एटॉमिक मॉडल किसने दिया, बोहर ने दिया, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है ये दिया है चैडविक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारे स्लाइड का, विच ऑर्गेनाइज द प्लांट सेल रिलीज एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। ये भी हमने किसी ऑप्शन में ये कवर कर रखा है कि हमारा एनर्जी रेस्पिरेशन, इसको रिलीज कौन करता है, ये हमने ऑप्शन में पढ़ा हुआ है। तो देखिए, इसको रिलीज करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों यूज होता है, एनर्जी के लिए यूज करता है, ठीक है। एनर्जी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट किस लिए करता है, राइबोसोम, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया करता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बोला था रिलीज एनर्जी, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस 10 बार पढ़ लिया हमने इससे, तो अब ऑप्शन में राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी पढ़ लिया। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल्स। अब देखिए, यहीं पे हमारी सारी स्लाइड्स खत्म होती, 30 के 30 क्वेश्चन। अब ऐसे ही मैं आपके लिए मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वो लाऊंगी, क्वेश्चंस लाऊंगी जो रिपीटेड हुए हैं, या उनके कंसेप्ट लाऊंगी, जिससे क्या होता है फॉर्मूला जो रिपीटेडली वो आए हुए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।